वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम Vue.js के रोड मैप के बारे में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप है। मैंने काफ़ी रिसोर्सेज को कंबाइन किया तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप निकाला है Vue.js के बारे में, और काफ़ी सीधा सीधा रोड मैप है। अगर आपको कुछ प्रीवियस फ्रेमवर्क से आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं React.js, Angular.js से, या फिर कोई और फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। आपको बस थोड़ा सा इस ध्यान से सुनना है रोड मैप को, और काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा। तो फिर बिना वक्त गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आई होप सब लोग आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके होंगे, ठीक है। तो Vue.js के रोड मैप के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीखना है HTML। तो HTML आपको सीखना है बहुत आसान, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से सीखना है कि मतलब कंसेप्ट ग्रास्प करना है आपको। HTML एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना है CSS, ठीक है। स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बेसिक सा, व्यू से कोई लेना देना नहीं है, बट इसको सीखना जरूरी है अगर आपको Vue.js में फ्रेमवर्क्स में काम करना है, ठीक है। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है, इसको काम कैसे करते हैं, और ये रोड मैप कैसे रैंकिंग से करेगा, ठीक है। तो CSS के बारे में सीखना है। उसमें होते हैं डिफरेंट फ्लैक्स बॉक्स, वो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ढेरों पर है यूट्यूब पे अच्छे। उसके बाद आपको करना है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी चीज़, आपको उसको थोड़ा सा हम फिल्टर करते हैं, उसको थोड़ा क्लिकी बेस में बांटते हैं कि एक्चुअली क्या क्या करने वाला है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्रिस्प करते हैं उसको। जावास्क्रिप्ट में आपको डीप डाइव इनटू जावास्क्रिप्ट जरूर करना है, बट उसमें क्या करना है, आपको उप्स करना है। आपको उप्स में जानना है कि दिस कीवर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, दिस कहाँ यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्टर्स क्या है, क्लासेस क्या, ऑब्जेक्ट्स क्या है, बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊंगा इसका यूज़ आगे व्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूर होगा, ठीक है। बाकी आपने आगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की बात करें, आपने देखा हुआ React में क्लासेस यूज़ होती थी, व्यूज इफेक्ट यूज़ होता है, फंक्शंस होते हैं। डीप डाइव इनटू जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस सीखेंगे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उनमें रिटर्न क्या करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपको साथ में ES6 और ES7 सिंटैक्स के बारे में बात करूँ, आपको ये सिंटैक्स सीखना ही है, क्योंकि ये सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स बहुत ईज़ कर देगा। रिटर्न कीवर्ड से छुटकारा मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। आपको कहीं पे हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ करना है, आपको तब मदद मिलेगी। और ये सिंटैक्स इतना ज़्यादा मज़ेदार रहेगा आप लोगों के लिए। आप इमेजिन करिए कि आप आराम से बैठे थे और रिटर्न कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ रहे थे डबल ट्रिपल फंक्शन में। तो यार ये फंक्शन, एरो फंक्शन काम आएंगे, तब आपको स्टार्टअप से लिखेंगे, रिटर्न करते रहेंगे आप, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, डीप डाइव इनटू जावास्क्रिप्ट में, मतलब, ठीक है। ये मतलब क्या है डीप डाइव इनटू जावास्क्रिप्ट का मतलब में डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको एरे बहुत सीखना पड़ेगा। एरे मैप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैप कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कीज़ क्या होते हैं, मैप्स में कीज़ क्या होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स में उसको दिखाना कैसे है, ऑब्जेक्ट्स क्या, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर थोड़े पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको DSL को पूरा आना चाहिए जावास्क्रिप्ट से, नहीं, मैं ये नहीं मानना। मैं कह रहा हूँ सिर्फ थोड़े जो अपने मेन से होते हैं कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए आप एरेज यूज़ कर सकते हैं। बेसिक हम रोज यूज़ करेंगे एरेज को। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत से और चीज़ें मिलेंगी लर्न करने को स्ट्रक्चर्स के बारे में। एरेज जो बहुत मेथड होते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। स्लाइसिंग, मैपिंग होगी, कैसे करते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको काम आएंगी इसमें, अगर आपको वो चीज़ें पता है की नोट पे काम करने से, ठीक है। तो ये रहा जावास्क्रिप्ट में डीप डाइव इनटू जावास्क्रिप्ट का मेरा मतलब कि आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, और आपको ये सीखना सिंटैक्स आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आता है तो आपकी मतलब पूरा अधिकतर आपका काम हो जाएगा, आसान बन जाएगा, Vue.js में जाएंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट से Vue.js के फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि मेन है। अगर मैं बात करूँ Vue.js के, ठीक है, तो इस वाले को हम, ठीक है। अब Vue.js की रोड मैप की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में Vue.js रोड मैप की बात करूँ, तो अब Vue.js में आ जाइए सीधा, ठीक है। अब Vue.js में क्या रहेगा, अब देखिए Vue.js में आपको सीखना सबसे पहले सिंटैक्स। Vue का सिंटैक्स क्या होगा यार, सिंटैक्स में अब मतलब क्या आएगा, सिंटैक्स में बहुत चीज़ें आ जाएंगी। आपको सबसे पहले सीखना कि व्यू का सिंटैक्स की बात करूँ, मैं एक कंपोनेंट की बात करता हूँ। जैसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफरेंट, इसमें भी कंपोनेंट्स बनते हैं, बट कंपोनेंट के साथ आपको चीज़ें क्या करनी पड़ेगी। कंपोनेंट को बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा टेम्पलेट के नीचे स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट के नीचे लास्ट में ये है कि स्टाइलिंग आती है जो आप करते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है आप स्टाइलिंग करते हैं कि नहीं। तो आप नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स है, जैसे बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS है, या फिर और बात करूँ थोड़े से कंपोनेंट्स की बात करूँ, एक Vuefy है जो Vue.js में बहुत यूज़ होती है। Vuefy जिसमें बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे React में मटेरियल यूज़ की होगी आप लोगों ने, तो वैसे ही Vue.js में Woofy है, जो Woofy में बहुत सारे पहले कंपोनेंट्स बना रखे हैं, आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो स्टाइलिंग करने के लिए आपको खुद कस्टम स्टाइल देना दे सकते हैं, और आराम से इंपोर्ट होते हैं, आपको वो सीखने हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि टेम्पलेट में HTML कोड जो ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में सीखा था वो काम आएगा। स्टाइल्स में जो हमने CSS स्टार्टिंग में सीखी थी वो काम आएगी। स्क्रिप्ट में जो हमने जावास्क्रिप्ट सीखा था कि दिस दूस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स में डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, हम डेटा को कैसे HTML में रेंडर करते हैं, उन्हें कैसे पास करते हैं, लोअर लेवल से हाई एंड स्ट्रक्चर पूरा कैसे बनता है, हम वो भी सीख लेंगे, ठीक है। अब इतना नहीं है Vue.js में, कंपोनेंट सीखने के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वी बाइंडिंग सीखने पड़ेंगे। Vue.js में बाइंडिंग्स होते हैं जो कि एक
और डायनेमिक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से जावास्क्रिप्ट से बाइंड करते हैं, उनमें डेटा भी लाते हैं, डेटा पुट करते हैं क्लासेस में, तो आपको सीखने पड़ेंगे वी बाइंडिंग्स। मैं फॉर एग्जांपल वी बाइंडिंग्स 2-4 एग्जांपल देता हूँ, जैसे V4 है, वी इफ है, ठीक है, वी स्विच चीज़ हो गए, तो बहुत से होते हैं, आप तरह तरह के वी पढ़ेंगे, वी मॉडल्स हो गए जो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और डिपेंडिंग ऑन द केस आपको उनके फंक्शन बनाने पड़ते हैं, वैल्यू पास करनी पड़ती है, ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग में उन्हें रखना पड़ता है। तो ये आपको सीखने पड़ेंगे, वी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो एक्चुअली डायनेमिक करने में आपको काम करेंगे काम, ठीक है। वो टेम्पलेट और जो स्क्रिप्ट है आपस में कनेक्ट कैसे करवाओगे, उन्हें बताओगे कैसे, भाई आपस में बारी बोल चाल हो रही है, कैसे बता पाओगे, तो उन्हें बताने के लिए ये करना पड़ेगा। फिर इतना नहीं है, इसके साथ एक छोटा सा और काम करना है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, आप उसे भी सीख लेना। ये Vue.js में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कंपोनेंट लाइफ साइकिल सीखना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होगा एक्चुअली, कैसे कंपोनेंट कब माउंट करना है, हमें कब क्या करना है, क्या ये बताता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, कि कंपोनेंट की एक्चुअली लाइफ क्या है, कंपोनेंट कब तक से कब तक जीवित रहेगा, या फिर ये कंपोनेंट कब हटा के नैवबार की जगह पे हमें इस वाली नैवबार को लगाना है। तो डेट डिपेंड अपॉन कंपोनेंट लाइफ साइकिल, या फिर आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कंपोनेंट लाइफ साइकिल डिफाइन करता है कि कहाँ पे हम डेटा को कॉलिंग करें या मंगवा के रखें, या फिर कंपोनेंट को कब विजिबल करें जब उसमें सब डेटा आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल के ऊपर, क्योंकि कंपोनेंट तो आपने डिज़ाइन कर दिया हार्ड कोडेड करके, बट उसमें जो डायनेमिक कंटेंट है वो डिफाइन करवाने के लिए आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल को सीखना पड़ेगा। अगर मैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड की बात करूँ थोड़े से, सबसे पहले माउंट की बात करता हूँ, कब माउंट होते हैं। रिएक्ट की एग्जांपल दो, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट माउंट, बट जब से ये हुक्स आया यूज इफेक्ट काम सब कर चुका है अपना, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट लाइफ साइकिल में वॉचर्स होते हैं, जो वॉच करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स पे अगर आप वैल्यू चेंज हो रही है, उन वेरिएबल्स पे हम वैल्यू चेंज करने पे क्या कुछ हम फायर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम कुणाल है, ठीक है, तो मेरी एक इनपुट फील्ड भी कुणाल है, अगर उसमें कुणाल स्पेस डालता हूँ, क्या मुझे फायर करना है? हाँ, मुझे फायर करना है कि डेटाबेस में नाम को सेव कर दो, स्टार्टिंग वाला जितना भी फील्ड भर चुका है। तो वो डिपेंड करते हैं वॉचर्स पे, जो ध्यान रखते हैं आपके पेज के उस कंपोनेंट के ऊपर, क्या कुछ इस कंपोनेंट में चेंज हुआ, ये यूज़र इनपुट पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं। उसके बाद होता है कंप्यूटर लाइक समथिंग, कंप्यूटर एक मतलब वर्ड समझ आ रहा है, कुछ कंप्यूट करने के लिए रखा हुआ है, तो ये एक वॉचर्स के टाइप होते हैं जो कंप्यूट करते हैं अगर उस कंपोनेंट में कुछ डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल दो इनपुट फील्ड है 2 दो इनपुट फील्ड से जो मैथमेटिक न्यूमेरिकल लेते हैं, आपने उसमें दोनों में 2 भर दिया और आप प्लस करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि ऐड और सम का बटन मैं ना लगाऊँ, ऑटोमेटिक कंप्यूट कर दे, तो आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे इनपुट फील्ड में भरेगा तो वॉचर बता देगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ इस कंपोनेंट में, कंप्यूटर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो 2+2 के दोनों इनपुट फील्ड में जो आपने डेटा भरा है उसको ऐड करके नीचे रिजल्ट में शो कर देगा कि हाँ 2+2 4 होगा। तो ये एग्जांपल है कंप्यूटर का, जो ऑटोमेटिक कंप्यूट करते हैं और वॉचर्स ध्यान रखते हैं उस कंपोनेंट में। और माउंट्स वैसे होते हैं, वैसे माउंटेड होते हैं, दिस वुड माउंट, दिस वुड फैच, तो मेथड्स होते हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जिसके साथ आपको प्रॉप्स भी पास करने सीखने पड़ेंगे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब कंपोनेंट लाइफ साइकिल में ही आएगा, आपको ये अच्छे से सीखना होगा। बट जावास्क्रिप्ट सीखा होगा तो ये जल्दी समझ आ जाएंगे इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, ठीक है। तो ये रहा कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो सीखना जरूरी था। उसके बाद मैं बात करूँ Vue.js में आते हैं, बहुत सा काम करने के बाद Vue.js काफ़ी क्लियर हो जाएगा, आप ऐप्स बनाने लग जाओगे, मस्त चलेंगे ऐप्स, स्केलेबल बनेंगे। बट यहाँ तक स्केलेबल में अगर आपको बात करूँ, वो हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, कैसे बनेगी? आपको एक क्लीन आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा यार, बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन आर्किटेक्चर के ढेरों वीडियो पढ़े हैं, और ढेरों वीडियो में से ढेरों स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो आपको आसान लगता है और जो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं, EOP पे, उस पर बेस होता है, ठीक है। EOP बहुत ज़रूरी है यार, मतलब एंड ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या है उस पर मतलब बेस्ड होती है परफॉर्मेंस भी। अब आप बोलोगे भैया रिएक्ट भी सीख रखा मैंने, व्यू सीखूँ ना सीखूँ या सीख लूँ, भाई ये सब डिपेंड करता है कि आपका EOP क्या, एंड ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे, दोनों की सेम परफॉर्मेंस आ जाएगी। कहीं ना कहीं फिचिंग में फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, कहीं लोडिंग में फ़र्क पड़ जाता है, कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन में आगे निकल जाएगा, कोई रेंडरिंग सर्वर साइड स्पीड में आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट EOP बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ प्रोडक्ट। और कस्टमाइजेशन और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमने कैसा योगदान दिया उस एप्लीकेशन में, वो चीज़ मेन होती है, ठीक है। और अगर आपने क्लीन आर्किटेक्चर सीख लिया, साथ में आपको सीखना है Vue स्टोर, ठीक है। जैसे रिएक्ट में रिडक्स होता है तो Vue में Vuex होता है, नेक्स्ट में Vuex यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं रिडक्स, तो Vuex भी यूज़ कर सकते हैं। तो Vuex स्टोर एक स्टोर है जिसमें सेंटर स्टोर रखते हैं, तो आपको स्टोर के बारे में सब कुछ पता ही होगा पहले, तो आपको पता है कि Vue स्टोर में क्या सेंटर में डेटा रखते हैं जमा करके कि कौन कौन सी चीज़ें में आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा Vuex स्टोर के बारे में। तो ये पूरा ये रहा अपना Vue का रोड मैप, जो कि पूरा कवर करता है Vue स्टार्टिंग से लेकर, जिसमें आपको काफ़ी समझ आएगा, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। नेक्स्ट के रोड मैप को भी कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और थोड़ा सा रोड मैप सेम ही रहेगा, इसके ऊपर ही बिल्ड होगा, बाइंड करूँगा, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा ये कैसे यूज़ होगा उसमें भी, और ट्रांसफर कर लेंगे, सिर्फ आप चुटकियों में नेक्स्ट में पहुँच जाएंगे। और प्रोजेक्ट्स बना लेना यार साथ साथ, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, दूसरा शेयर भी करना। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।